हेलो गाइस, माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये अक्टूबर सीरीज़ है और जो पहली न्यूज़ है आपकी स्क्रीन पे वही है कि इलेक्शन ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक। तो इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा है बहुत सारे इलेक्शंस विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है। यहाँ पे अब ये समझना है कि कोविड-19 की वजह से इलेक्शन बहुत इम्पैक्ट करे गए हैं। कुछ कुछ के तो आगे पुश कर दिए गए हैं। इसी चक्कर में इलेक्शन जो कोविड-19 में है वो बहुत सारे चैलेंजेस को लाता है। बट पोस्टपोन करना एक बड़ा दिक्कत वाला ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि इसमें बड़े सारे रीजंस हैं। पहला है कि पॉलिटिकल रिस्क है इसमें, क्योंकि क्या होता है कि ये डिस्टर्ब कर देता है लेवल प्लेइंग फील्ड को। ठीक है। रेपुटेशनल रिस्क है। जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसीजन बनाती है, जिस मतलब लोगों को ट्रस्ट है डेमोक्रेसी प्रोसेस पे और इंस्टीट्यूशन पे। और फाइनेंशियल रिस्क भी है कि बजटी इम्प्लीकेशंस आ जाते हैं, जैसे मनी जो इन्वेस्ट हुआ है वो रिकवर नहीं होता। ऑपरेशनल रिस्क आ जाते हैं कि कोई ऑल्टरनेटिव डेटा नहीं है जो फीजिबल है बिकॉज ऑफ द अदर रिस्क। लीगल रिस्क है कि डिसीजन को भी चैलेंज करा जा सकता है। ठीक है। चैलेंजेस फेस्ड इन इलेक्शन ड्यूरिंग कोविड-19। तो कैंपेनिंग एक बड़ा चक्कर है कि कैंपेन करोगे तो भाई कोरोना वायरस स्प्रेड होने का बहुत चक्कर था कि ये लोगों में ना फैल जाए कैंपेन के चक्कर में, जो कि बहुत सारा क्रिटिसाइज होगा अगर होता है तो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में। ये रेस करेगा कॉस्ट ऑफ कैंपेनिंग, जो एक्सक्लूड करेगा पुअर और इंडिसेंट लोगों को। और ये फर्दर फेवर करेगा जो जिसके पास फाइनेंस है और टेक्नोलॉजी है। ठीक है। इसके अलावा जो पोलिंग स्टेशन है वो इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि उनके लिए और डिफिकल्ट होगा कि ऐसे वर्कर्स को लाना जो कि प्रोवाइड करे प्रोटेक्टिव गियर्स और सैनिटाइज करे सबको लार्ज स्केल पे। प्रिपेयर्डनेस ऑफ इलेक्टोरल मैनेजमेंट बॉडीज ई एम बीज प्रिपेयर करेंगे इलेक्शन के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये बड़ा डिफिकल्ट है जहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि लोगों की मूवमेंट और कांटेक्ट बहुत ही कम से कम हो। ठीक है। ईएमबीज का जो मेजर प्रॉब्लम होगा वो है एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक का, जो कि उनको देखना पड़ेगा इस कोविड-19 पैंडमिक के दौरान। इफ़ेक्ट्स क्या होंगे टर्नआउट पे, कि इलेक्शन जो है वो कैरेक्टराइज होता है हाई टर्नआउट पे और इक्वल लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, जो कि अक्रॉस होना चाहिए हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। अगर हम इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं ऐसे टाइम पे तो हमें देखना पड़ेगा, और यही भी पॉसिबिलिटी है कि जो टर्नआउट हो वो कम हो। ठीक है। इम्पीडिमेंट्स ऑन ट्रांसपेरेंसी। अब क्या होता है, कन्वेंशनली क्या होता है कि इलेक्शन में मॉनिटर होते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ग्रुप्स। ठीक है। ऑब्जर्व करते हैं इनको और इंश्योर करते हैं कि जो प्रोसेस है लॉफुल हो, और ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट हो, जो कोड ऑफ कंडक्ट हो उसके हिसाब से चले, और इंटीग्रिटी होना चाहिए। ठीक है। अब कोविड-19 इलेक्शन के टाइम पे सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ते हैं जब आप इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हो। तो पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए अगर आपको डिसीजन को सस्टेन करना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइम पे स्पेशल वोटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए जो कि हर को फैसिलिटेट करे। ठीक है। वोटर्स को एक वोटिंग मेथड होना चाहिए जहाँ पे उनका जो डिस्टेंस और डायरेक्ट कांटेक्ट है वो बहुत मिनिमल हो। ठीक है। और क्राउड ज़्यादा ना हो पोलिंग स्टेशन पे। ठीक है। इसके अलावा कुछ मेजर्स को अडॉप्ट कराए जो रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ कंटेजन। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि मास्क वास्क अवेलेबल होना चाहिए, प्रोटेक्टिव मटेरियल होना चाहिए। वोटर एजुकेशन वोटर एजुकेशन सब सारे जेंडर्स पे जानी चाहिए। ठीक है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि कैसे वुमेन को एक्सेस मिले इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग दिस पैंडमिक, और जो वोटर एजुकेशन बेस है सबको इक्वल और इक्वली एक्सेस होना चाहिए इंफॉर्मेशन। ठीक है। की मेजर अनाउंस बाय इलेक्शन कमीशन फॉर द बिहार इलेक्शंस। बिहार इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें क्या इलेक्शन कमीशन ने क्या मेजर्स लिए हैं। कोविड-19 पेशेंट जो है वो अलाउ होंगे कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके बाय एक्सटेंडिंग वोटिंग टाइम बाय 1 आवर। ठीक है। वोटिंग टाइम को 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। नंबर ऑफ वोटर्स पर बूथ वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू 1000 पर्सनस। ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेप था ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। और थर्ड पॉइंट है पोस्टल बैलेट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई गई थी।
अब पोस्टल बैलेट जो फैसिलिटीज़ होती है जनरली उन लोगों के लिए होती है, या तो जो आर्मी में होते हैं, या तो इनके लिए होती है, या तो जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए होती है। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी फैसिलिटीज करवाई गई। नॉमिनेशन फॉर्म्स वर मेड अवेलेबल ऑनलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन, नॉमिनेशन फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया था। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लाया था डोर टू डोर कैंपेनिंग में। और एसीआई ने बोला था कि 5 होने चाहिए कैंडिडेट जो अलाउड होंगे डोर टू डोर कैंपेन में। ठीक है। अब हम ओवरऑल देख लेते हैं कि बाकी सारी कंट्रीज़ में क्या अरेंजमेंट था इलेक्शन का। तो न्यूजीलैंड में एक ऑल्टरनेटिव वोटिंग अरेंजमेंट कंडक्ट कराया गया, और वो एक्सटेंड करता है ऑनलाइन सर्विसेज फॉर वोटिंग। यहाँ पे क्या हुआ था कि ये टेलीफोनिक डिक्टेशन वोटिंग सर्विस भी यहाँ पे लाई गई थी। यहाँ पे प्रॉक्सी वोटिंग भी लाई गई थी, पोस्टल वोटिंग भी लाई गई थी, और मोबाइल बैलेट बॉक्स भी लाए गए थे। तो ये बड़ा इनोवेटिव तरीका था। ठीक है। साउथ कोरिया में क्या होता है, स्पेशल पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे जो कोविड पेशेंट्स के लिए था, पोस्टल वोटिंग के लिए अलग, और ये अर्ली वोटिंग, ये सारा अरेंजमेंट करा गया था। तो इस सबसे हम सीख सकते हैं कि कैसे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं कोविड 19 पैंडमिक के दौरान जो इलेक्शन के मेथड है। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी स्क्रीन पे है, वो डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स पे है। तो यहाँ पे हाल ही में क्या हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर आता है, उन्हें रैंक करा है सेकंड अमंग्स द 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट, और थर्ड रैंक करा है 65 मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट। किस पे? डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये आपको इम्पोर्टेंट है कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंडर आता है, उन्हें रैंक करा है। और डिपार्टमेंट किस बेसिस पे? डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स पे। ठीक है। अब ये बेसिकली क्या सर्वे करता है? ये सर्वे करता है, एसेस करता है बड़े सारे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस, कैसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम में या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये दोनों डिफरेंट है, हमें पता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होते हैं। इट इज़ कंडक्टेड बाय डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिसर डेमियो, जो कि नीति आयोग के अंडर आता है। इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि आप एसेस करो डेटा प्रिपेयरनेस जो सारी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का है, और एक स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करे, पीयर टू पीयर लर्निंग होनी चाहिए, और बड़ी सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो होगी वो होगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसी है उनका इम्प्रूवमेंट करना है। यहाँ पे जो मेजर थीम है DCI QI का, वो इंक्लूड करता है डेटा जनरेशन, डेटा क्वालिटी और यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस और डिसेमिनेशन। ठीक है। यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ डेटा इन गवर्नेंस? रोल ऑफ डेटा इन गवर्नेंस का क्या है? अब आजकल डिजिटाइजेशन चल रहा है, डिजिटाइजेशन का ज़माना है। तो डिजिटल इकोनॉमी में सारा लोगों को अफोर्डेबल होना चाहिए, इंटरनेट और एक्सेस मिलना चाहिए, ताकि ग्रोथ बहुत तेज़ बढ़े। ठीक है। और रेगुलेशन भी लानी चाहिए, क्योंकि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूज़र है वर्ल्ड का, और वो पावर है उसमें डिजिटल इकोनॉमी की। तो यहाँ पे एक बढ़िया चीज़ हमारे लिए यही है। सेकेंड है बेटर डिसीजन मेकिंग, रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसेस हो रहे हैं, उसकी वजह से डेटा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ओपन गवर्नमेंट डेटा कर सकती है, एक पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर सकती है, जहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू और एक इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फेडरल इनिशिएटिव हो। ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि बेनिफिट हम ले सकते हैं बिग डेटा से, एनालिस्टिक से, जो गवर्नमेंट को ट्रांसफॉर्म कर सकती है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में, और एम्पावर कर सकती है सिटीजन, ताकि वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करे और पार्टिसिपेट करे हर चीज़ में जो कि गवर्नेंस से रिलेटेड है। सिटीजन एम्पावरमेंट, यहाँ पे क्या है कि सिंस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, कंट्री ने बड़ी सारी चीज़ें विटनेस करी है जो कि चल रही हैं, स्पेशली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, और बड़ी सारी इनिशिएटिव आए हैं ई गवर्नेंस पॉलिसीज़ के लिए, और ये बहुत ही एम्पावर करता है सिटीजन्स को। ठीक है, डिजिटली एम्पावर करता है। प्रिवेंट्स लीकेज, राइट टाइम मॉनिटरिंग आती है, आपको पता ही है। DBT, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होते हैं, वो आराम से पहुंच सकते हैं अगर डिजिटल मीडियम का यूज़ कर रहे हैं, और ये इम्प्रूव भी करेगा गवर्नेंस के में अगेंस्ट, और यहाँ पे कोई लैग भी नहीं आएगा, जो कि आता है वैसे तो।
कभी जब गवर्नमेंट पहले स्कीम्स निकालती थी उसमें डीबीटी में गवर्नमेंट बोलती थी कि हमने पैसा दिया ही नहीं है, पहुंचा ही नहीं। तो यहाँ पे अगर डिजिटल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो फिर चीज़ें आराम से पहुंच पाएंगी। एफिशिएंट हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। और ये हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं कि हम डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे। कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए हमें परमानेंट टास्क फोर्स चाहिए जो गवर्नमेंट का डेटा देख सके, ठीक है, और बड़े सारे मल्टीपल ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल्स को देख सके, शेयर कर सकते, ठीक है। मोरोवर क्या है कि यहाँ पे अभी लैक ऑफ कंसिस्टेंट डायलॉग चल रहा है और कोऑर्डिनेशन चल रहा है कि स्टेक होल्डर्स के बीच में, ठीक है। पॉलिटिकल विल होना चाहिए जो डेटा आप यूटिलाइज करो। डेटा ड्रिवन पॉलिसी होनी चाहिए जो कि रियलिस्टिक हो, और लॉन्ग टर्म टारगेट्स होना चाहिए। ये शायद पॉपुलर विल के अगेंस्ट जा सके, पर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल भी रिक्वायर्ड है इम्प्लीमेंट करने के लिए सच पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। प्राइवेसी कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेसी ऑफ डेटा आज के टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस बनता है जितने भी बिजनेसमैन है गवर्नमेंट के लिए। अगर इसको सही तरह से यूज़ करा तो बहुत बढ़िया है, अगर गलत तरह से यूज़ करा तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वैसे अगर आप देख सकते हो कि जैसा ये जो रिपोर्ट है इंटरनेट क्राइम रिपोर्ट 2019 की, तो इसमें बताता है इंडिया में मतलब इंडिया स्टैंड्स इन द वर्ल्ड अमंग 20 कंट्रीज दैट आर विक्टिम्स ऑफ इंटरनेट क्राइम्स, ठीक है। तो 3 20 में से इंडिया सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम का विक्टिम रहा है इस इंटरनेट क्राइम रिपोर्ट के के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हमें कॉन्फिडेंटली मेंटेन करनी पड़ेगी विद रिगार्ड टू डेटा, ठीक है। फंडिंग एंड इनोवेशन फंडिंग एंड इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। कौन फंड करेगा, वो भी एक चीज़ है कि अगर फंडिंग नहीं आएगी तो ये सारी चीज़ें कभी हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। अब फंडिंग के लिए आपको या तो पर्सनल डेटा चाहिए, तो बड़े सारे अ, लोग चाहिए जो इसमें इन्वेस्ट करे, और एक ओरिजिनल रिसर्च चाहिए जो पॉलिसी मेकर्स बना सके इस चीज़ पे, ठीक है। पर बात ये है कि हमारे पास अभी बहुत सारा काम है विद रिस्पेक्ट टू दिस। ओपन डेटा पॉलिसी की बात कर लेते हैं वे हेड पे, कि अभी होलिस्टिक डिसीजन बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो जो पीस ऑफ डेटा है उसको सही से देखे और सही से शेयर करे। और ये होना चाहिए फॉर बेटर डेमोक्रेटाइजेशन एंड कॉस्ट इफेक्टिव गवर्नेंस। कैपेसिटी बिल्डिंग सेकंड पॉइंट है, कि ये बात करते हैं जितनी भी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है, स्टार्टअप है, उनको इंकरेज करना चाहिए सोल्यूशन जो कि डेटा एनालिसिस में होना चाहिए। कैसे? बाय मैनेजिंग मैसिव कम्प्लेक्स डेटा, जो कि इंकरेज होना चाहिए। फंडिंग इनोवेशन रिसर्च होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनोवेशन और रिसर्च में इंडिया वैसे थोड़ा पीछे रहता है। तो गवर्नमेंट को फंडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि ये रिसर्च पे ज़्यादा फंडिंग हो रही हो, ठीक है। लेजिस्लेचर रिफॉर्म भी चाहिए। डेटा जो कलेक्ट होता है सारी एंटिटीज़ से, उसको प्रोसीड होना चाहिए और डिसैमिनेशन होना चाहिए हर हर जगह पे, हर फॉर्म में। और ये इस प्रोसेस में क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट का जो मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्टॉर्टेड नहीं होना चाहिए या डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, वरना प्राइवेसी निकल जाती है। तो एक डेटा प्रोटेक्शन बिल जैसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे प्रपोज करा है डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो कि कृष्ण गोपाल कृष्ण कमेटी ने प्रपोज करा था, वो अच्छा प्रूव हो सकता है इसमें, ठीक है। वो प्राइवेसी रेगुलेटर्स और गाइडलाइंस सारा निकालता है, बट यहाँ पे एग्जाम्प्लीफाई करता है ये यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ठीक है। कंक्लूजन क्या है कि क्वालिटी डेटा हो तो बढ़िया रहेगा, सही टाइम पे क्रिटिकल होता है अगर प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग का हो, एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ स्कीम होती है, प्रोएक्टिव पॉलिसी रिवाइजेशन होता है, और बिग डेटा बड़े काम कर सकता है और बड़े काम को दबा भी सकता है। आजकल गेम चेंजर बिग डेटा ही है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे स्क्रीन पे है वो है रिसेंटली जो CVC है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उनने अमेंड करा है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP, और अडॉप्ट करा है इंटीग्रिटी पैक्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, जो कि प्रोक्योर करती है और रिस्ट्रिक्ट करती है मैक्सिमम टेन्योर ऑफ IEM, जो है इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर, 3 साल तक के लिए इन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है न्यूज़ में कि ये जो पैक्ट है ये इन्विसाज करता है पैनल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स जो अप्रूव्ड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के,
आईईएम जो है रिव्यू करता है इंडिपेंडेंटली। आईपी है वो सेट करेगा और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पार्टीज के जो इन्वॉल्व है पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स में, एज वेल एज ऑफ आईईएम। जो आईपी है वो लीगल और एक प्रोसेस में रहेगा, लीगल डॉक्यूमेंट और एक प्रोसेस होगा जो कि अडेप्टेबल होगा मैनी लीगल सेटिंग्स का। आईपी जो है डेवलप हुआ है इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो 1990s पे, इम्पोर्टेंट है ये भी। आईपी के तीन प्लेयर्स है, जो प्रिंसिपल है, जो कंपनी है वो इसको अंडरटेकिंग देगी, क्या प्रिंसिपल का जो ऑफिशियल्स जो डिमांड नहीं करेंगे और एक्सेप्ट नहीं करेंगे ब्राइब्स का, ठीक है, ये अंडरटेकिंग देंगे। वेंडर जो बिडर होगा, बिडर देगा अपना अंडरटेकिंग जो कि उसने पे नहीं करा है, और कोई भी वो ब्राइब ना ऑफर करेगा ना पे करेगा, ठीक है। तो ये सारा अंडरटेकिंग में जाएगा कि उसने ना पे करा है, ना ब्राइब ली है, ना ब्राइब दी है, या कुछ गलत काम करा है, गिफ्ट करा है, जो भी कुछ करा है। इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर जो होगा ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर एक ऑब्लिगेशन बन जाएगा आईपी पे, अगर वो फुलफिल नहीं हुआ प्रिंसिपल या बिडर्स या वेंडर्स पे, ठीक है। एडवांटेज क्या है आईपी का? एडवांटेज यही है कि आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे फास्टर हो जाएगा प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इम्प्रूव करेंगे इमेज और जनरल परसेप्शन जो कंपनी का है, रिड्यूस करेंगे लॉ सूट्स, स्मूथ करेंगे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस और लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन को अवॉइड करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारी कॉपरेशन आएंगी जो इंटीग्रिटी पैक्ट को इम्प्रूव करेंगे, प्रॉफिटेबल करेंगे 8 to 10%। पर इसके साथ प्रॉब्लम भी है, वो भी हम असेस कर लेते हैं कि जहाँ पे दिक्कत यहाँ पे आजकल ये है कि बहुत सारा डिप्लीकेशन का चीज़ है। तो जो एग्रीगेट पार्टी है वो कंप्लेन करेगी सीवीसी को, और साइमल्टेनियसली वो कोर्ट में भी जाएगी। तो सीवीसी चाहता है कि जो आईईएम है वो इन्वेस्टिगेट करे इस मैटर पे। एट द सेम टाइम सब कोई जो कॉपरेशन होगी वो भी एक टेक्निकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी। तो क्या होगा कि जो सेम इशू का है तीन डिफरेंट फोरम में जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज होगा, ठीक है। दूसरा ये है कि डिफ़िकल्टी होगा किस चीज़ में, ओवरसीज सप्लायर्स को एक्सेप्ट करने के जो आईपी के लिए होगा। फॉरेन कंपनी को डाउट होगा आईपी के बारे में और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसका अडॉप्शन के बारे में, तो नेगोशिएशन करने में बहुत टाइम लग जाएगा इस पर। डबल एच स्वॉर्ड है कि अगर आप आईपी साइन नहीं करते तो जो हेड ऑफ द कंपनी है उसको बहुत सारे क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे। अगर ऑन द अदर एंड अगर वो साइन करता है, अगर फॉरेन कंपनी नहीं साइन करती तो वो कंपनी अपना वेंडर लूज कर लेगी। डिस इन्वेंस डिस इंसेंटिव क्या है? डिस इंसेंटिव है बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज के लिए, क्योंकि उनके पास एक अनड्यू एडवांटेज है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का। और आईपी मेक श्योर करेगा कि जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो ओपन हो टू कम्प्लीट डिस्क्लोजर विद, वाइल प्राइवेट जो है वो अकाउंटेबल नहीं रहेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट कम्प्लीटली डिस्क्लोज कर देगी गवर्नमेंट कंपनी, बट प्राइवेट अकाउंटेबल नहीं होगी, तो ये एक डिसइंसेंटिव है यहाँ पे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंसर्न रिगार्डिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी। तो पीएसयूज अभी फील कर रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज करेंगी और फिर उनको दिक्कत हो सकती है, जहाँ पे वेंडर्स का जो ओपिनियन है वो शायद बदल सकता है या लूज हो सकता है। तो इसी वजह से वो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही चीज़ों को, तो ये एक इशू है, ठीक है। आई ई एम जो है वो न्यू है टू आई पी, और उनके पास ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे स्टार्ट कर सके, ठीक है। आखिर में जो वे अहेड है उसको हम देखने वाले हैं, पर उससे पहले देख लेते हैं कि सीवीसी क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो सीवीसी आपको पता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, 1964 में बना था, रिकमेंडेशन में बना था ये, किसकी? कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ये एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एजेंसीज को। सीवीसी जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो प्रिवेंट करता है करप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट में। सीवीसी जो था 2008 का जो रिकमेंडेशन था, अडॉप्ट करा था आईपी, जो सारी सेक्रेटरीज के थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीएमडीज और पीएसयूज पीएसबीज, जितनी बार सारी चीज़ थी, और प्रोवाइड करता है कुछ बेसिक गाइडलाइन जो कि इम्प्लीमेंटेशन में काम करेगा विद रिस्पेक्ट टू मेजर प्रोक्योरमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
वे अहेड में यही है कि हमें क्या करना चाहिए, आगे मेजर क्या होना चाहिए कि डुप्लीकेशन को हमें हटाना चाहिए, जो कि चल रहा है आजकल रिडर्सल में। यहाँ पे क्या होता है कि डुप्लीकेशन का खतरा आ जाता है। जैसे क्या होगा कि दो डुप्लीकेशन इन ग्रीवेंसेस रिडर्सल, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या होता है जब कोई एग्रीवेटेड पार्टी है जो, वो अगर उसको रिड्रेसल चाहिए किसी फॉर्म में या किसी अथॉरिटी से, तो क्या होता है कि उन्हें बहुत टाइम लग जाता है उसी मैटर को, अगर वो मतलब हाई अथॉरिटी कोर्ट में ले जा रहे हो। यहाँ पे अगर आईईएम एक बेस्टर ऑप्शन रहता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग नहीं है तो और कॉस्टली नहीं होता फिर। ठीक है। दूसरा ये है कि हम रिकैलिब्रेट कर सकते हैं जो रोल है आईईएम का, डिस्पाइट आईपी बीइंग इन प्लेस जो 2007 से है और उसके बाद से बहुत सारे स्कैम हुए हैं। हम कुछ नेसेसरी नीड कर सकते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें बदल सकते हैं जो कि स्ट्रेंथन करे रोल ऑफ आईईएम। तो आईईएम को थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए उसकी स्ट्रैटेजी, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर कंप्लेंट। ठीक है। गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी को मैनेज करना चाहिए आईईएम को, ताकि वो सिलेक्ट करे अच्छे से। आईईएम जो है म्यूचुअली शेयर करना चाहिए एक्सपीरियंस जो केसेस का और सर्कमस्टांसिस का है। क्या होता है बहुत बहुत टाइम आईईएम जो है लोकेटेड होता है डिफरेंट सिटीज़ में। ठीक है। तो हम डिले को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पीएसयू को टेली कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू काम आराम से कर सकते हैं। आईईएम जो है वो मॉनिटर नहीं होना चाहिए टेंडर्स और बिड्स, बट मॉनिटर होना चाहिए एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स पे। ठीक है। दे शुड बी प्रोसीजर भी होना चाहिए आईईएम को रिमूव करने का, ताकि वो एथिकल कॉम्पिटेंस में ना जाए। ठीक है। टाइम लिमिट भी देना चाहिए, टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को सुनने का और ख़त्म करने का। तो 3 महीने का अंदर अंदर कंप्लेंट फाइल होके एड्रेस होनी चाहिए। ठीक है, सॉल्व करना चाहिए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ आईपी क्या है कि जो भी पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज है वो अडॉप्ट करना चाहिए आईपी को। क्या इंश्योर करती प्लेइंग फील्ड, जो कि चेक करेगा अनफेयर एडवांटेज जो प्राइवेट कंपनीज को हो रही है, डेवलप करेगा एथिकल कॉम्पिटेंस जो कि एजुकेट करेगा अबाउट मॉरल्स और ये वैल्यूज जो कि इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। कंक्लूजन में ये है कि इंडिया इज़ वन, जो इंडिया का रैंक है वो वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज़ में आता है, जो कि 80 पे आता है, 80 पोजीशन अमंग 180 कंट्रीज़। ठीक है, जो कि सीपीआई 2020 में आता है। सीपीआई इम्पॉर्टेंट है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो यहाँ पे अगर हम इसको रिवाइटलाइज करते हैं इंटीग्रिटी पैक्ट को, तो एक माइलस्टोन प्रूव कर सकता है जहाँ पे पीपल को अपने राइट्स नहीं लूज़ करने पड़ेंगे ड्यू टू करप्शन, और आराम से चीज़ें हो सके। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। लेक्चर ये 1 है और यहाँ पे मैंने 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इसी को कंटिन्यू करूँगा, पॉलिटी सीरीज़ को, एक और उसका सेकंड पार्ट आएगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय।